हेलो एवरीवन। आप सभी का नर्मदा फोरम पर स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं पीएमसी इंस्ट्रूमेंट के डैम्पिंग टॉर्क एंड सेंसिटिविटी के बारे में, और एक दो क्वेश्चन जो हमारे एसएससी के पूछे गए हैं उसमें से एक दो क्वेश्चन भी देखेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आप ट्यून्ड हो जाएं कि क्वेश्चन कैसे इससे पूछे जाते हैं। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पर हमने चर्चा कर दिया था, चर्चा किया था यहाँ पर, तो जो आपका स्केल होता है पीएमसी में वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है, लीनियर रिलेशन होता है थीटा और आई में। यहाँ तक चर्चा हमने कर ली थी। हमने क्या कंस्ट्रक्शन, ब्रीफली कंस्ट्रक्शन की चर्चा कर ली थी, और हमने आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की चर्चा कर ली थी, हमने कंट्रोलिंग टॉर्क की चर्चा कर ली थी। अब इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं डैम्पिंग टॉर्क के बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये एक आपका फैक्ट है जो कि हमारे दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है। डैम्पिंग टॉर्क इज नीडेड इन एवरी इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका जो पीएमसी है ना उसी में डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस बात को दिमाग रखना है, और पीएमसी में भी इसकी आवश्यकता होती है। हमने क्या देख रखा था, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी इक्वल्स टू के इंटू आई। के इंटू आई, जहां पर आपका ये जो के जो था, के इंटू आई डिपेंड्स ऑन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क टीडी इक्वल्स टू के इंटू आई डिपेंड्स ऑन आई, आपका करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड टीडी इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्यों होता है, देखिए हमने टीडी इक्वल्स टू के इंटू आई लिखा है ना, थोड़ी सी इसको हम मॉडिफाई करते हैं। हमारा एक्चुअल रिलेशन क्या आता है, के थीटा इक्वल्स टू जी इंटू आई। ये क्या होता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, ये क्या होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो आपका यहाँ पर रिलेशन आता है थीटा इक्वल्स टू जी अपॉन के इंटू आई। थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई। जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है वो आपका जी इंटू आई होता है। ओके, के इंटू आई नहीं होता, जी इंटू आई होता है, जहां पर जी किसके बराबर होता है, जी होता है एन बी ए, आपका क्या बोलते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पर कहने की बात मैं जो कहना चाहता हूँ, वही कहना चाहता हूँ कि आपका अगर जिस करंट को मेजर करना है, ये आई कौन सा करंट है जिस करंट को मेजर करना है, अगर ये करंट आपका क्या रहा कांस्टेंट, तो आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या रहता है, कांस्टेंट। इस बात को मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो कि आप इसको समझ लीजिए। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, डैम्पिंग टॉर्क होता है क्या, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में बताएं तो कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क किसके बराबर होता है, के इंटू थीटा। डैम्पिंग टॉर्क हमने क्या लिखा था, जी इंटू आई, ठीक है। जो कि आपका जी आई कांस्टेंट, टीडी कांस्टेंट, डिफरेंट टॉर्क कांस्टेंट, ऑपरेटिंग टॉर्क कांस्टेंट। और टीसी किसके बराबर होता है, ये टीसी होता है हमारा के इंटू थीटा, ठीक है। और यहां से हमने देखा था आपका, और यहां से हमने देखा था, देख रहे हैं हम यहां पर कि जो टीसी है किसके समानुपाती है, थीटा के समानुपाती है, ठीक है। थीटा जब कम होगा तो टीसी क्या होगा, आपका कम होगा, ठीक है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हमने चर्चा की है कि देखिए टीडी जो है जी इंटू वाई है, ये तो आपका फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है। भले आपका डिफ्लेक्शन कुछ भी हो, टीडी तो आपका फिक्स है, क्योंकि डिफ्लेक्शन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, कहाँ थीटा पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, कंट्रोलिंग टॉर्क जरूर डिपेंड कर रहा है। कंट्रोलिंग टॉर्क जो आपका अगर पॉइंटर यहाँ पर है, आप मान लीजिए पॉइंटर आपका यहाँ पर है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो। कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पर है तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पॉइंटर यहाँ पर है तो कंट्रोलिंग टॉर्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ी डिफ्लेक्शन हो गई। कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पर अगर पॉइंटर आपका यहाँ पर अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, आपका कंट्रोलिंग टॉर्क और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ थीटा और बढ़ गया, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ रहा है, ये कंट्रोलिंग टॉर्क आपका क्या बढ़ रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ के क्या करता है, फिर आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अपोज करता है, क्योंकि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका इस दिशा में लग रहा है, कंट्रोलिंग टॉर्क आपका इस दिशा में लग रहा है। ये तो शुरू शुरू में जीरो है ना। जब शुरू में जीरो है तो कोई अपोज नहीं हो रहा है, तो आपका पॉइंटर यहाँ मूव करना शुरू हुआ। जैसे ही पॉइंटर मूव करना शुरू हुआ, आपका थीटा बढ़ा, कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ा, कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ा, इसका मतलब जो टीडी का अपोज हो रहा था वो बढ़ गया। लेकिन जब तक टीडी आपका बड़ा होगा तब तक ये बढ़ते रहेगा। हाँ, एक समय जरूर आ जाएगा जिसको हमने थीटा एफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, थीटा एफ के करस्पॉन्डिंग मींस फाइनल जो डिफ्लेक्शन है, एफ मींस फाइनल जो डिफ्लेक्शन है, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका टीडी और टीसी दोनों बराबर हो गए, टीडी और टीसी दोनों बराबर हो गए, मींस यहां पर जाकर के इंस्ट्रूमेंट आपका रुक जाना चाहिए था, पॉइंटर आपका रुक जाना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है, क्योंकि आपको पॉइंटर यहां से मूव करते आ रहा है, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है, इधर इस पोर्शन में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है, कंट्रोलिंग टॉर्क कम है। यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर है। यहाँ मूव करके आपको पॉइंटर आ रहा था ना, यहाँ पर रुकता नहीं है वो, बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो यहाँ पर नहीं रुकता, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए यहाँ आगे बढ़ गया, तो यहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना ही है, कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर थीटा क्या है, बहुत बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या है, चूंकि कंट्रोलिंग टॉर्क बढ़ गया, इस पोर्शन में मैं बोलूं तो यहाँ पर टीसी क्या है कि बड़ा होता है टीडी के, इस पोर्शन के लिए।
यहाँ पर टीसी और टीडी दोनों बराबर होते हैं। इस पोर्शन के लिए टीडी बड़ा होता है टीसी के लिए। क्या कौन बड़ा होता है? टीडी बड़ा होता है टीसी से। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क से बड़ा होता है। यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से बड़ा होता है। यहाँ पर दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल पे जाकर के पॉइंटर आपको फाइनली रुकता है, एक ही बार में नहीं जाकर रुक जाता। कहने मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर उसको रुकना है तो पॉइंटर यहाँ से जाता है और जहां पर उसको फाइनली रुकना है वहां पर दोनों बराबर तो हो जाते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क। लेकिन चूंकि पहले से मूव करते हुए जा रहा था पॉइंटर तो थोड़ा आगे बढ़ जाता है। अब जैसे ही आगे बढ़ता है क्या होता है, आपका कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क से ज्यादा हो जाता है तो पीछे आ जाता है। पीछे आकर के फिर थोड़ा जहां पर रुकना था ना फाइनल डिफ्लेक्शन, वहां से और थोड़ा पीछे आ जाता है। लेकिन जैसे ही पीछे आता है कंट्रोलिंग टॉर्क कम हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर कंट्रोलिंग टॉर्क कम हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा हो गया इस पोर्शन में। ठीक, फिर आपको पॉइंटर यहां मूव किया। इस पॉइंटर क्या है कि थोड़ा सा आपका ऑसिलेट करके क्या है कि फाइनली जाकर के रुकता है। अब प्रैक्टिकली क्या होती है, ये जो ऑसिलेशन है ना आपका, ये टाइम कंज्यूमिंग होती है। इससे क्या है कि समय बर्बाद होता है। इसी बात को यहां पर मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। क्या लिखा है? फाइनल डिफ्लेक्शन थीटा एफ टीसी इक्वल्स टू टीडी, ये दोनों बराबर होते हैं। लेकिन फॉर थीटा लेस देन थीटा एफ, इस पोर्शन में टीसी लेस देन टीडी, और फॉर थीटा ग्रेटर देन थीटा एफ, इस पोर्शन में आपका क्या है कि टीसी इज ग्रेटर देन टीडी। इसका मतलब क्या, यहां पर जहां पर टीसी आपका ज्यादा हो जाएगा ना वहां उल्टा रोटेशन होगा, जहां टीडी ज्यादा होगा वहां पे सीधा ऐसे आपकी मूव करेगा आपको पॉइंटर। और यहां पर क्या है कि दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये जो आपका ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। इससे क्या है कि आपका जो आप इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इस ऑसिलेशन को डाई आउट खत्म करना, एलिमिनेट करना यहाँ पर क्या है कि टारगेट होता है। और ये जो ऑसिलेशन है ये एलिमिनेट किया कैसे जाता है, तो डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करके ऑसिलेट किया जाता है। ये उपयोग होता है डैम्पिंग टॉर्क का, जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। तो देखिए इसी बात को मैंने लिखा, पॉइंटर ऑसिलेट्स अबाउट थीटा एफ बिकॉज ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के चलते क्या करता है कि वो यहां से जाता तो है, यहां पर रुकता नहीं है। काहे नहीं रुकता, थोड़ा सा आगे पीछे हो करके रुकता है। और आगे पीछे होता है जिसको हम ऑसिलेशन यहां पर बोल रहे हैं। ठीक है ना, इसी को खत्म करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? डैम्पिंग का। ठीक है, तो आपने जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था वो तो क्या है कि ऑपरेशन के लिए टॉर्क प्रोवाइड कर रहा था। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या है, उसको उसका अपोज कर रहा है। और जो आपका डैम्पिंग टॉर्क क्या कर रहा है, वो ऑसिलेशन को, जो ऑसिलेशन हो रहा है ना उसको क्या कर रहा है? खत्म कर रहा है। ठीक है ना, तीन प्रकार के जो टॉर्क है उनके ये यूज होते हैं। तो यहां पर मैंने साथ लिख भी रखा है कि डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड टू डैम्प्ड आउट, डैम्प्ड आउट मींस खत्म करना, ऑसिलेशन एज क्विकली एज पॉसिबल। जो ऑसिलेशन हो रहा था ना जाकर के, यहां पर फाइनल रुकना था लेकिन आपको पॉइंटर इधर 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 मूव करके धीरे धीरे रुक जाता है। ये जल्दी से जाकर के, ऐसा नहीं कि 5-10 बार, ऐसे नहीं 10 बार ऑसिलेट करके रुके, ऐसा नहीं, एक ही बार में जाए और ऐसे आकर रुक जाए। जल्दी रुक जाएगा बहुत अच्छी बात है। तो ये ऐसा हो जाए ना एज क्विकली एज पॉसिबल, ऑसिलेशन खत्म हो जाए, इसलिए क्या है कि डैम्पिंग टॉर्क का उपयोग करते हैं। इन पीएमएमसी एज ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, मैंने पहले चर्चा किया, हमने पहले चर्चा किया कि जो ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसको चलो मैग्नेटिक फील्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इस ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का बहुत सारे फायदे हैं। जैसे सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट की बहुत ज्यादा होती है। ठीक है ना, हाईली सेंसिटिव होता है पीएमसी इंस्ट्रूमेंट, अपना आप एक ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और दूसरी देखिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का क्या फायदा है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चूंकि स्ट्रॉन्ग है और आपका एल्यूमिनियम फ्रेमर क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है। एल्यूमिनियम फ्रेमर में क्या होता है, आपका ईडी करंट डेवलप होता है। ईडी करंट क्या करता है आपका, यहाँ पर ईडी करंट को एज ए डैम्पिंग हम उपयोग करते हैं। अब कैसे उपयोग करते हैं, देखिए यहाँ पर इन पीएमसी एज ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, द ईडी करंट लॉस इन द मूविंग, ईडी करंट लॉस इन द मूविंग कंपोनेंट, कौन है मूविंग कंपोनेंट भाई, एल्यूमिनियम फ्रेमर, इज इफेक्टिव फॉर डैम्पिंग। ठीक है ना, जो एल्यूमिनियम फ्रेमर जो है ना, जो मूविंग पोर्शन है आपका मेंबर है एल्यूमिनियम फ्रेमर, उसमें जो ईडी करंट आपका लॉस होता है ना उसको हम एज ए डैम्पिंग यूज करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, आपने लेंज लॉ पढ़ रखा होगा 12th के फिजिक्स में। ठीक है, या फिर फिजिक्स में पढ़ रखा होगा आपके जो डिप्लोमा कोर्स में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का कोर्स होता है वहां पर। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, द ईडी करंट induced in the aluminum framer due to the movement of the framer opposes the motion of the framer. Yes, लेंज लॉ क्या बोलता है कि भाई आपका जो ईडी करंट डेवलप हो रहा है, तो जिस कारण से ईडी करंट डेवलप हो रहा है ना उसी कारण को क्या करेगा, वो खत्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, यहाँ पर मैं यहाँ पर चर्चा करूंगा। क्या था आपका ऐसा, ये नॉर्थ पोल, क्या आपका साउथ पोल, बीच में क्या है फ्रेमर, फ्रेमर इधर रोटेट किया, फ्रेमर इधर रोटेट किया, बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन दिस मूवमेंट क्या हुआ, यहाँ पर ईडी करंट डेवलप हुआ इस कंडक्टर अंदर, आपके फ्रेमर के अंदर। और ईडी करंट की टेंडेंसी लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया, किसने प्रोड्यूस किया, इसके मूवमेंट ने, उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इस अगर क्या है कि आपका फ्रेमर इधर मूव कर रहा था तो फ्रेमर को किधर मूव कराना चाहेगा, वो इधर मूव कराना चाहेगा। अच्छा, एक और खासियत,
एक और खासियत डैम्पिंग टॉर्क की यहां पर है, जो डिफरेंस है डैम्पिंग टॉर्क का कंट्रोलिंग टॉर्क से, वो हमें दिमाग में डाल लेना चाहिए। कंट्रोलिंग टॉर्क की हरदम टेंडेंसी होती है कि आपका जो पॉइंटर है ना, पॉइंटर को अगर पॉइंटर आपका इधर मूव कर रहा था, आपका पॉइंटर जो है ना अगर आपका इधर मूव कर रहा है बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो कंट्रोलिंग टॉर्क हरदम चाहता है कि पॉइंटर आपका इधर मूव करे। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क अगर चाहता है कि नहीं पॉइंटर इधर मूव करे, तो कंट्रोलिंग टॉर्क चाहता है कि पॉइंटर आपका यहां मूव करे। लेकिन डैम्पिंग टॉर्क के साथ ऐसी स्थिति नहीं है भाई, मूवमेंट की जो भी दिशा होगी ना उसका ये अपोज करता है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए आपको पॉइंटर और आपका क्या है क्वाइल या फिर फ्रेमर अगर इधर मूव कर रहा है, मींस अगर इधर मूव कर रहा है, इस दिशा में अगर गतिमान है, रोटेट कर रहा है, तो चाहेगा कि इधर रोटेट हो जाए, और अगर इधर रोटेट करने लगे तो उसको चाहेगा कि इधर रोटेट हो जाए। मींस क्या है कि आपको इसका काम है अपोज करना, तभी तो इसको हम एज ए डैम्पिंग यूज कर रहे हैं। लेंजलो यही तो बोलता है कि जो भी कॉज है, ठीक है ना, इंड्यूस्ड करंट का, ये इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, उसी को खत्म करने का प्रयास करता है। एक्चुअली लेंज लॉ भी क्या है कि आपका आधारित होता है, बेस्ट होता है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर। इसको दिमाग में रखना चाहिए। ये लेंज लॉ जो है ना किस प्रिंसिपल पर आधारित है, तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल पर आधारित होता है कि जो भी उसका कारण है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें और ऊपर ही फेंका जाए, ऊपर चले जाए, हमारा अपोज तो करेगा ही। हम जब किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ाएंगे तो हमारा अपोज करेगा ही, स्वाभाविक सी बात है, ये नेचर का लॉ होता है। हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम बढ़ाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ने लगे और ऊपर चला जाए, वो तो चाहेगा ही कि अपोज हो। ठीक है, ये नेचर का लॉ है। ठीक है, नेचुरल लॉ है लेंज लॉ या फिर आपका एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो हम यहाँ पर इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसका यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि जो भी मूवमेंट होगा, हमारा उद्देश्य क्या है कि ऑसिलेशन खत्म हो जाए। ऑसिलेशन खत्म हो जाए इसका मतलब क्या, अगर आपका क्या है कि पॉइंटर या फिर कॉइल या फिर फ्रेमर अगर इधर मूव कर रहा है, तो डैम्पिंग टॉर्क क्या चाहेगा, इधर मूव करे। अगर ये इधर मूव कर रहा है तो क्या चाहेगा, इधर मूव करे। तो जहां भी मूवमेंट हो रहा है आपका, कहां पर, आपका जो फाइनल पोजीशन जो है उसके अबाउट, उसके नियर अबाउट जो भी मूवमेंट हो रहा है ना, उसको क्या चाहता है, खत्म करना चाहता है। जैसे फ्रिक्शन क्या चाहता है, किसी भी दिशा की गति का अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या, आपका एक डैम्पिंग फोर्स है। ईडी लॉस क्या होता है, डैम्पिंग लॉस होता है, डैम्प्ड आउट कर देता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है कि हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ये पूछा जाता है कि भाई पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर कैसा डैम्पिंग होता है, ईडी करंट डैम्पिंग होता है। ये अपने दिमाग में डाल लेना है। ओके, ईडी करंट। अब देखिए थोड़ी सी हमने बात की है कि डैम्पिंग टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, हेंस ऑसिलेशन डाई आउट क्विकली। ठीक है ना, ये बात हमने चर्चा कर ही दिया कि आपका जो डैम्पिंग टॉर्क है ना, वो कहां पर, किस दिशा में प्रोड्यूस होता है, जो भी मूवमेंट है ना उसके अपोजिट दिशा में प्रोड्यूस होता है, तो आपको ऑसिलेशन तो खत्म हो ही जाए, खत्म हो जाता है। अब कितने प्रकार के डैम्पिंग होते हैं, देखिए आपका डैम्पिंग हो सकता है अंडर डैम्पिंग या फिर क्रिटिकल डैम्पिंग या फिर ओवर डैम्पिंग। ये 3 प्रकार के डैम्पिंग हो सकते हैं। ठीक है, अपने दिमाग में थोड़ी सी इसको डाल लो, है ना, सुन लो ध्यान से, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग के लिए जो आपको रो मैंने यहां लिख रखा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, डैम्पिंग फैक्टर बोलते हैं, जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यहां पर टेम्परेचर पर डिपेंड करना मैटर करता है, उससे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ये डैम्पिंग फैक्टर जो है ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इसको हम रो से निरूपित करते हैं। ये क्या है कि अगर 1 से कम है तो हमारा डैम्पिंग कैसा होता है, अंडर डैम्पिंग। अगर ये 1 के बराबर है तो डैम्पिंग कैसा होता है, क्रिटिकल डैम्पिंग। अगर ये 1 से बड़ा है तो डैम्पिंग कैसा होता है, ओवर डैम्पिंग। अब देखिए ये सब डैम्पिंग का प्रभाव क्या होता है, थोड़ा इसको और बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन हल्का सा समझने का और प्रयास करते हैं। हमने क्या यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है। ठीक है, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है, और देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका ये थीटा वर्सेस टाइम, थीटा वर्सेस टाइम के हमने ग्राफ बना रखा है। ये आपका टाइम है, ये थीटा है, ये टाइम है, और ये क्या आपका थीटा है। और देखिए हमने क्या देखा यहां पर कि ये ग्राफ, जो पहला ग्राफ है, ये किसका है, पहला ग्राफ है, ये किसका है, अंडर डैम्पिंग का है, किसका है, अंडर डैम्पिंग का। दूसरा ग्राफ किसका है, क्रिटिकल डैम्पिंग का। देखिए लाल कलर से मैंने बना रखा है, लेकिन रो यहां पर कम है ना, अंडर डैम्पिंग का, रो बराबर है 1 के क्रिटिकल डैम्पिंग का। और ये क्या आपका ओवर डैम्पिंग का, ओवर डैम्प्ड सिस्टम। ठीक है ना, क्या अंडर डैम्प्ड सिस्टम, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम और ओवर डैम्प्ड सिस्टम।
अब तीनों के प्रभाव क्या होते हैं ग्राफ से थोड़ी सी आप दिमाग में डालने का प्रयास करिए। यहां पर क्या होता है, अंडर डैम्प्ड में क्या होता है कि आपका जो डिफ्लेक्शन है ना, वो फाइनल जो थीटा है ना, इसके अबाउट क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। थोड़ा डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, फिर डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, फिर डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, बढ़ के कम होगा, फिर थोड़ा देर के बाद क्या हो जाएगा, वो फाइनल डिफ्लेक्शन पे आपका पॉइंटर आ जाता है। ठीक है, क्रिटिकल डैम्पिंग में क्या होता है कि आपका पॉइंटर रोटेट करता है और बिना फ्लक्चुएशन के वो जाकर के सेट आउट हो जाता है। यहाँ पर आपका क्या है कि फाइनल पोजीशन पे पॉइंटर रुक जाता है। ओवर डैम्पिंग में क्या होता है कि यहां पर भी आपका ऑसिलेशन तो नहीं होता, लेकिन यहां पर जो सेट होता है ना आपका पॉइंटर फाइनल डिफ्लेक्शन पे, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो यहां पर देखिए, मैं अगर बोलूं कि कितना समय लगा आपको पॉइंटर को अस्थिर हो जाने पे, फिक्स्ड हो जाने में थीटा एफ पर, तो देखिए क्रिटिकल डैम्पिंग के लिए टाइम है, ये अंडर डैम्पिंग के लिए टाइम है, ये ओवर डैम्पिंग के लिए टाइम है। यहां से क्लियरली दिख रहा है कि अंडर जो आपका क्रिटिकली डैम्पिंग है, इसमें सबसे कम समय लगता है पॉइंटर को आपको क्या है कि फाइनल पोजीशन में रीच करने में। ठीक है ना, जाकर के यहाँ पर ज्यादा ऑसिलेट नहीं करता है, एकाएक रीच ही कर जाता है। अंडर डैम्पिंग क्या है कि ऑसिलेट करता है, धीरे धीरे रुकता है, और आपका ओवर डैम्पिंग में क्या है कि धीरे से जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है कि सबसे अच्छा कौन हुआ, अगर मैं बोलूं तो सबसे अच्छा क्या हुआ, आपका क्रिटिकल डैम्पिंग हुआ कि नहीं, क्योंकि बहुत कम समय क्या है कि आपका फाइनल पोजीशन भी रीच कर जाता है आपका पॉइंटर, है ना। तो क्रिटिकल डैम्पिंग इज द बेटर वन, है ना, आपका बेहतर है। अब देखिए कि कुछ कुछ प्रॉब्लम उस क्रिटिकल डैम्पिंग में भी हो सकती है। क्या प्रॉब्लम आती है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। लिखा है यहाँ पर, हमने लिखा है कि ओवर डैम्पिंग मेक्स इंस्ट्रूमेंट स्लजिस, स्लजिस मींस टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग, है ना, आपका धीमा बना देता है इंस्ट्रूमेंट को ओवर डैम्पिंग। इसका उपयोग हम नहीं करते हैं, एंड हेंस नेवर इंप्लीमेंटेड, कभी इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। आइडियली क्रिटिकली डैम्प्ड इंस्ट्रूमेंट इज फास्टर, आदर्श रूप से अगर मैं आदर्श थ्योरेटिकल बात की जाए तो क्या है कि आपका क्रिटिकल डैम्पिंग जो है ना सबसे बेहतर होता है, लेकिन उसमें थोड़ी समस्या आती है। वो क्या समस्या आती है, अब देखिए क्या होता है समस्या। यहां पर मैंने पहले ही बताया था, जो आपका डैम्पिंग फैक्टर है ये क्या है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, और टेम्परेचर पर निर्भर करता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं। उससे फर्क ये पड़ता है, मान के चलिए हमने क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा बना दिया, क्रिटिकली डैम्प्ड बना दिया, तो उसके लिए डैम्पिंग फैक्टर क्या है, 1 के बराबर कर दिया। लेकिन टेम्परेचर वेरिएशन के चलते अगर डैम्पिंग फैक्टर में कुछ वेरिएशन हुआ, तो डैम्पिंग फैक्टर वेरिएट होकर के मान के चलो उदाहरण के लिए 0.9 या फिर 1.02, थोड़ा बढ़ गया थोड़ा कम हुआ, यही कुछ तो हो सकता है भाई। एक रखा है तो यह बढ़ जाएगा घट जाएगा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। टेम्परेचर बढ़ गया घट गया घट गया, ठीक है ना, टेम्परेचर पर निर्भर करता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है आपका डैम्पिंग फैक्टर। अब देखिए क्या है कि आपका टेम्परेचर के वेरिएशन चलते डैम्पिंग फैक्टर एक तो हमने फिक्स किया था, लेकिन अब हमने जब मशीन जब इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट किया, यूज किया, तो टेम्परेचर बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर डैम्पिंग फैक्टर इज वेरिएशन इन डैम्पिंग फैक्टर, डैम्पिंग फैक्टर में वेरिएशन हुआ। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर ये जो है ना आपका, अगर मान चलिए कि आपका डैम्पिंग फैक्टर बढ़ गया, एक से बढ़ के क्या हो गया 1.02, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका सिस्टम ओवर डैम्प हो गया, और ओवर डैम्प सिस्टम इज नॉट बेटर सिस्टम, है ना। उससे बेहतर तो क्या है कि हमारा अंडर डैम्प सिस्टम ही रहता, ठीक है ना। ओवर डैम्प सिस्टम कभी भी बेहतर नहीं है ना, या तो हमारा क्रिटिकली डैम्प्ड हो या फिर अंडर डैम्प्ड हो। एक क्रिटिकल डैम्पिंग में भी क्या समस्या है कि भाई हो सकता है कि टेम्परेचर वेरिएशन चलते हमारा सिस्टम कैसा हो जाए, ओवर डैम्प्ड हो जाए, ओवर डैम्प्ड हो जाए, तो बेहतर नहीं है ना भाई। ऑपरेशन में जब मशीन इंस्ट्रूमेंट आएगा तो टेम्परेचर वेरिएशन होगा, तो आपका क्या हो गया, आपका जो ये डेल्टा आपका जो रो है, रो चेंज होगा, डैम्पिंग फैक्टर चेंज होगा, डैम्पिंग फैक्टर बढ़ गया, सिस्टम क्या हो गया हमारा स्लजिश हो गया, क्योंकि ओवर डैम्पिंग हो गई। ठीक है, इसलिए क्या है कि हम क्या करते हैं, है ना, हम ओवर क्रिटिकल डैम्पिंग का उपयोग ना करके हम क्या करते हैं, है ना, सिस्टम को हम क्या करते हैं कि अंडर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग यूज करते हैं। लेकिन आपका जो रो है ना, रो को क्या करते हैं, एक के बहुत नजदीकी रखते हैं, स्लाइटली लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन, भाई अंडर डैम्पिंग तो ये भी हो गया ना 0.2, रो इक्वल्स टू 0.2 अंडर डैम्पिंग हो गया, रो इक्वल्स टू 0.4 अंडर डैम्पिंग हो गया। लेकिन इतना नहीं रखते हम, क्या क्लोज टू 1 रखते हैं। क्या है कि हम अब क्रिटिकल डैम्पिंग नहीं रखते, अंडर डैम्पिंग बेहतर नहीं होता, क्रिटिकल डैम्पिंग में हर एक चीज में तो समस्या है, तो हम क्या करते हैं कि अंडर डैम्पिंग ही रखते हैं, लेकिन वेरी क्लोज टू क्रिटिकल डैम्पिंग रखते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ऐसा कुछ, ठीक है। फॉर ए स्मॉलर थीटा देयर इज ऑसिलेशन इन द आउटपुट, बहुत आपका छोटा भी नहीं रख सकते हैं, तो हम क्या रखते हैं, वेरी क्लोज टू यूनिटी रखते हैं, लेकिन यूनिटी नहीं रखते। यूनिटी रखेंगे तो टेम्परेचर वेरिएशन क्या हो जाएगा, आपका रो बढ़ जाएगा, सिस्टम क्या हो जाएगा हमारा ओवर डैम्प्ड। ठीक है, ठीक है, बट ऑसिलेशन इज नॉट गुड नियर एफएसडी बिकॉज हियर ऑसिलेशन पीक ओवरशूट में ब्रिंग मूविंग सिस्टम इनटू नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है
इतनी इंपॉर्टेंट, इसलिए क्या है कि मैंने अलग से आपका जो डैम्पिंग जो फोर्स है, टॉर्क है ना, उसकी अलग से मैं चर्चा कर रहा हूं। अलग से चर्चा करने का उद्देश्य यह है कि इसी आपका जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट की हमारी जो चर्चा हो रही है, इसी चर्चा के बहाने थोड़ी सी हम क्या डैम्पिंग को जो समझ लेंगे, तो बाकी और जगह भी डैम्पिंग का उपयोग होना है। हाँ, वहां पर डैम्पिंग के कारण अलग हो सकते हैं। यहाँ पर एडी करंट डैम्पिंग था, वहां पर एयर डैम्पिंग हो सकता है ना, आपका फ्लूइड डैम्पिंग हो सकता है, ठीक है, दूसरे डैम्पिंग हो सकते हैं। लेकिन आपके जो डैम्पिंग फैक्टर है वो कैसे परिवर्तित होता है, डैम्पिंग कौन से डैम्पिंग यूज करना है, क्रिटिकल, अंडर डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, इसकी चर्चा जो है ना, मैंने सोचा कि पीएमसी में ही हम इसको स्टडी कर लेते हैं। फिर क्या है कि हम जब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, हम जब इलेक्ट्रोमीटर डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, वहां पर हम क्या है कि डैम्पिंग सिर्फ ये जानेंगे कि भाई कौन सी डैम्पिंग यूज हो रही है ना, डैम्पिंग का कारण वहां पे क्या है, इतनी इतनी डिटेल में वहां पे चर्चा हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने देखिए यहां पर क्या बोला कि अगर हमने क्या है कि रो को 1 के बराबर रखा तो रो आपका बढ़ सकता है, घट सकता है, बढ़ने पे क्या चला जाएगा, वो ओवर डैम्प हो जाएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। और क्या है कि अगर क्या है कि रो पे क्या है कि ओसिलेशन, अगर हमने क्या है कि रो को 1 से छोटा रखा तो क्या हो जाएगा, ओसिलेशन हो जाएगा। ओसिलेशन से क्या प्रॉब्लम है, ये भी सोचने वाली बात है, कहां प्रॉब्लम हो सकती है, इसको थोड़ा देखने का हम प्रयास करते हैं, है ना। बहुत आसान भाषा में उसको समझ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है ना। इस पैराग्राफ को मैं अगले स्लाइड में आपको बताने जा रहा हूं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी ये बात। देखिए हमने यहाँ पर ये बना रखा है, इस डायग्राम, इस फिगर को ध्यान से देखिए। अगर नॉर्मली क्या है कि हमारा जो कॉइल है ना, ऐसा रहता है नॉर्मली, ठीक है ना। और फिर कॉइल क्या है कि ऐसे रोटेट करके यहां तक चला गया, ऐसे रोटेट करके यहां तक आ गया। जब ये रोटेट करेगा, इधर ये रोटेट किया, ठीक है। या फिर उल्टा रोटेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये यहां तक जाएगा तो ये यहां तक आएगा। इस कॉइल जो है ना आपका, ये जो कॉइल है ना, यहां से लेकर के यहां तक रोटेट करता है, और ये इधर से लेकर इधर तक रोटेट करता है। अगर कोई सोच रहा हो, ठीक है, यही आप सोचने की कोशिश करिए कि क्या कॉइल कभी ऐसा भी रोटेट हो जाता है। मीन्स क्या है कि रोटेशन इनिशियली कॉइल ऐसा था, क्या कॉइल रोटेट होकर के ऐसा हो जाता है वर्टिकल, और इस रोटेट होने में कोई दिक्कत भी है, सोचने वाली बात तो है भाई। इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, यस दिक्कत इसमें है। और क्या दिक्कत है ना, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर दिक्कत क्या है, देखिए आपका ये जो है ना नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड क्या आपका ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसा कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा कि ये जो पोर्शन है, यहाँ पर क्या है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, या फिर समरूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है, इधर ही होता है, और इधर ही होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। इधर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। आप जो मेरी कर्सर है, पेन का जो निप है, वहां पर ध्यान से देखिए, इस पोर्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, इस पोर्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हमारा कॉइल जो है ना रोटेट करे तो कहां से कहां रोटेट करे भाई, यहां से लेकर यहीं तक रोटेट करे, यहां से लेकर यहीं तक रोटेट करे, इधर रोटेट वो ना करे तो ज्यादा अच्छा। मींस क्या है कि हमारा जो पॉइंट, ये जो कॉइल है ना, इतना रोटेट कर जाए, या फिर कितना रोटेट कर जाए, इतना रोटेट कर जाए। कभी ये वर्टिकल ना हो, वर्टिकल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, कॉइल कहां चला जाएगा, आपका नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चला जाएगा। फिर वहां का क्या है कि आपका जो हम बोल रहे हैं ना पहले से, यूनिफॉर्म आपका स्केल, और जो कि इसकी खासियत है, अच्छाई है आपके इस इंस्ट्रूमेंट का, यूनिफॉर्म स्केल, वो आपका काम बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। वहां पर फिर क्या है कि आपका यूनिफॉर्मिटी उसकी खत्म हो जाएगी, इसकी जो क्वालिटी है पीएमसी की खत्म हो जाएगी। अब हमने बोला कि नहीं, एफएसडी फुल स्केल डिफ्लेक्शन, जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है वहां पर ओसिलेशन बेहतर नहीं है। क्यों बेहतर नहीं है, अब मान लीजिए यहां पर क्या है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट है, ये नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, यहां पर ऑलरेडी आपका चला गया कॉइल, पॉइंटर यहां चला गया, ठीक है। कुछ ऐसा करंट था कि डिफ्लेक्शन ऐसा हुआ और यहां चला गया, ये आपका क्या है कि फाइनल पोजीशन आने वाला है। लेकिन हमने क्या कर दी, सिस्टम को अंडर डैम्प्ड कर दी, अंडर डैम्प्ड कर दी, इसका मतलब क्या, ओसिलेशन होगा, ओसिलेशन होगा तो क्या इधर इधर घूमेगा ही, इधर घूमेगा तो इस घूमने के दौरान क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नहीं चला जा रहा है, चला जा रहा है। इसलिए अंडर डैम्पिंग में भी प्रॉब्लम है। अंडर डैम्पिंग में दो प्रकार की प्रॉब्लम है, एक तो क्या है टाइम कंज्यूमिंग, दूसरी अगर टाइम कंज्यूमिंग, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन है ओवर डैम्पिंग, उससे कम कौन है आपका अंडर डैम्पिंग, और सबसे बेहतरीन कौन है आपका क्रिटिकल डैम्पिंग। लेकिन क्रिटिकल डैम्पिंग में समस्या हमने क्या देखी कि टेम्परेचर वेरिएशन के चलते सिस्टम कहां जा सकता है आपका ओवर डैम्पिंग में, इसलिए हमने क्या क्रिटिकल डैम्पिंग ना करके कहां रखा आपने अंडर डैम्पिंग में रखा। लेकिन अंडर डैम्पिंग में समस्या क्या है कि भाई ओसिलेशन हो सकता है। ओसिलेशन आपका क्या है कि एफएसडी
जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है यहां पर ऑसिलेशन बेहतर नहीं है, इधर अगर ऑसिलेशन हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑसिलेशन हो भी जाता है, क्या दिक्कत है, सिस्टम यूनिफॉर्म में ही तो है। लेकिन एफएसडी फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर अगर ऑसिलेशन हो, सिस्टम क्या नॉन यूनिफॉर्म हो फील्ड में जा सकता है कि नहीं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके, और आपको भी ध्यान से सुनना चाहिए, इन सबसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, ये कहानी नहीं है, सब बात दिमाग कॉन्सेप्ट है इसके अंदर की, दिमाग में रखनी चाहिए। तो हम क्या है कि अपना जो हमारी इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको हम इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि हमारा जो है ना भाई, रखना हमें क्रिटिकल डंपिंग करना नहीं है, रखना अंडर डंपिंग, लेकिन ऐसा इस प्रकार से हम काम यहाँ पर करते हैं कि जो हमारा है ना, जो जो ऑसिलेशन है ना, ऑसिलेशन कभी भी क्या है कि आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन के करीब ना हो, है ना। या एफएसडी को इतना बड़ा बना देते हैं कि हम नॉर्मली एफएसडी से थोड़ा नीचे ही मेजरमेंट करते हैं, फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मेजरमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपका इंस्ट्रूमेंट कहां जा सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, और वहां पर क्या है कि इसका मेजरमेंट क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए कंक्लूजन यहां पर हम ये निकालें कि हम सिस्टम को, इंस्ट्रूमेंट को कैसा बनाएंगे, क्रिटिकली डैम्पिंग नहीं बनाएंगे, ओवर डैम्पिंग को कभी सोचते ही नहीं है। हाँ, कैसा बनाएंगे, अंडर डैम्पिंग, लेकिन वेरी क्लोज टू क्रिटिकल डैम्पिंग। हाँ, यहाँ पर इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो ऑसिलेशन बिकॉज ऑफ आपका अंडर डैम्पिंग होगा वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर ना हो, इस बात का भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। दूसरी एक और बात हमने क्या रखा कि भाई आपका जो एफएसडी है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है, ये बहुत बड़ा भी नहीं बना सकते। ये बड़ा क्यों नहीं बना सकते हैं, थीटा बहुत बड़ा क्यों नहीं बना सकते, थीटा बड़ा बनाएंगे तो जो हमने आपका कंटिन्यूटी टॉर्क के लिए जो एक्सप्रेशन पढ़ा था टीसी इक्वल्स टू के थीटा, ये आपका वैलिड नहीं रह जाएगा, ये छोटे थीटा के लिए वैलिड रहता है, बड़े थीटा के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है टीसी इक्वल्स टू के1 थीटा प्लस के2 थीटा स्क्वायर प्लस के3 थीटा क्यूब, फिर आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर। तो यहाँ पर जो कंस्टेंट है, कंस्टेंट किस प्रकार के हैं पीएमसी इंस्ट्रूमेंट में, टॉर्क हमारा डैम्पिंग कैसी होनी चाहिए, अंडर डैम्पिंग, एफएसडी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, एफएसडी के करीब आपका डिफ्लेक्शन ऑसिलेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और एफएसडी खुद ही बहुत बड़ा ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपका क्या हो जाएगा, जो डिफ्लेक्टिंग कंट्रोलिंग टॉर्क है वो नॉन आपका, उसके लिए सिंपल रिलेशन नहीं आएगा, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन आएगा, है ना। हमारी सिस्टम कहाँ चली जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म आपका स्केल डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो एक खासियत है आपका पीएमसी इंस्ट्रूमेंट का कि यूनिफॉर्म स्केल, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हमने लिखा फॉर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री देयर इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर दिख भी रहा आपको, है ना। सो पीएमसी इज डिजाइंड फॉर स्लाइटली लेस देन क्रिटिकली डैम्पिंग। सो इस बात को ध्यान में रख करके पीएमसी को बहुत ज्यादा अंडर डैम्प्ड भी नहीं करते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कहां रखते हैं, हम कहां पर रखते हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग से, कि ऑसिलेशन हो भी तो बहुत कम हो, है ना, उसमें ज्यादा दिक्कत ना हो। तो जितनी बातें हमने बेटा यहाँ पर चर्चा की ना भाई, क्रिटिकल डैम्पिंग, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, है ना, इस सब बात को आप ध्यान से अपने दिमाग में डाल लीजिए। एफएसडी के अबाउट ज्यादा ऑसिलेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्या है, बहुत ज्यादा आपके क्या होना चाहिए, अंडर डैम्प्ड नहीं होना चाहिए, वेरी क्लोज टू क्रिटिकल होना चाहिए। क्रिटिकल क्यों नहीं होनी चाहिए, ये बात हमने चर्चा की। फिर हमने ये भी चर्चा की एफएसडी को बहुत बड़ा क्यों नहीं रख सकते, एफएसडी को बड़ा रख देंगे तो आपका जो कंट्रोलिंग टॉर्क का एक्सप्रेशन है, वो जो हम सिंपल यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ तो हम एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकली ये मशीन में काम दिखने लगेगा, फिर क्या है कि आपका लीनियर यूनिफॉर्म स्केल नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि हम एफएसडी को बहुत बढ़ा भी नहीं सकते। तो ये सब पॉइंट थोड़ा दिमाग में रखने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, सिस्टम को बनाते हैं अंडर डैम्प्ड लेकिन वेरी क्लोज टू क्रिटिकल डैम्प्ड। ओके बेटा, अब नेक्स्ट एक और बात यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, सेंसिटिविटी, ठीक है। तो अभी तक हमने चर्चा की डैम्पिंग टॉर्क की, अब सेंसिटिविटी को भी देखते हैं। संवेदनशीलता, इसको हिंदी में बोलते हैं सेंसिटिविटी। हमने ये फॉर्मूला बहुत यूज किया, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे इस फॉर्मूला पर, आपके कहां पर, एरर एनालिसिस में, है ना, इंस्ट्रूमेंट का जो बेसिक है एरर एनालिसिस, उस पर 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सेंसिटिविटी इक्वल्स टू 1/FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन इक्वल्स टू 1/IFSD, जो करंट आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम पर वोल्ट, क्या होती है, ओम पर वोल्ट। अब देखिए इसकी यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर ओम होता है कि नहीं, एम्पियर, है ना, तो उल्टा जाकर नहीं हो जाएगा ओम पर वोल्ट, ये याद रखने की बात है। करंट सेंसिटिविटी की फॉर्मूला क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है भाई, थीटा, आपको पहले ही मैंने बताया था, जो पीएमसी इंस्ट्रूमेंट है उसका इनपुट क्या है, इनपुट है उसका करंट, और आउटपुट क्या है, आउटपुट है उसका थीटा डिफ्लेक्शन। तो चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनपुट ही तो होता है ना सेंसिटिविटी। तो मैं लिख रखा करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय आई, डिग्री पर एम्पियर, डिफ्लेक्शन पर एम्पियर। ओके, वैसे ही वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन वी, डिग्री पर वोल्ट, रिफ्लेक्शन पर वोल्ट, ठीक है ना। आपके टर्म्स है जो आपको दिमाग में रखना है। A sensitive instrument is one which produces a large deflection for a small current, ठीक है।
अगर मान के चलिए हमारा इंस्ट्रूमेंट काफी सेंसिटिव है, SI जो सेंसिटिविटी आपका जो है ना बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि इनपुट में थोड़ा सा भी हम परिवर्तन करें तो आउटपुट में सिग्निफिकेंट कंसिडरेबल जो है ना परिवर्तन हो, तभी तो क्या इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर कर पाएगा, जज कर पाएगा, ठीक है ना। पता चला आपका इंस्ट्रूमेंट लेस सेंसिटिव है, रोबस्ट है, तो मेजरिंग नहीं करता, थोड़े से डिफ्लेक्शन को तो डिटेक्ट ही नहीं करता, उसको पता ही नहीं चलता कि कुछ चेंज भी हुआ है इनपुट में, वो इंस्ट्रूमेंट बहुत बेहतर तो है नहीं। हाँ, बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट भी यूज नहीं होते, लेकिन अगर मैं पीएमसी की बात करें तो इसकी तो बहुत बड़ी खासियत मानी जाती है कि ये क्या होता है, हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो देखिए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज वन विच प्रोड्यूसेस अ लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर ए स्मॉल करंट, ठीक, थीटा एस आई इक्वल्स टू थीटा बाई आई, और देखिए हमने के थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा था, कंट्रोलिंग टॉर्क इक्वल्स टू जी आई, थीटा इक्वल्स टू क्या लिखा था, जी आई बाई के, इसी बात को हमने यहाँ लिख दिया, जी आई बाई के, आई आई कैंसिल हो गया, जी बाई के, जी किसके बराबर होता है, एन बी ए बाई के। अब देखिए यहाँ पर जो सेंसिटिविटी है वो किसके बराबर हो गया, एन बी ए बाई के, यहाँ पर हर एक चीज आपको पता है, ये क्या नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या आपका क्रॉस आपका एरिया ऑफ द, है कि नहीं, एरिया किसकी एरिया, कॉइल का एरिया, ठीक है, जो किसके बराबर था, एल इंटू डी के बराबर, ठीक है, और ये क्या आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। तो देखिए सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, आपका एरिया ऑफ द कॉइल पे, है ना, टर्न पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द कॉइल पे डिपेंड करता है, और आपका क्या है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन इस सब के समानुपाती होता है, एन बी ए के समानुपाती होता है, और के आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है एस आई इज प्रोपोर्शनल टू एन बी ए एंड एस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। इसका मतलब क्या है कि जब स्टिफनेस कांस्टेंट बढ़ेगा सेंसिटिविटी घटेगा, और इंस्ट्रूमेंट तो हाईली सेंसिटिव हमें पसंद किया जाता है, इसका मतलब ऐसा स्प्रिंग हमें यूज करना चाहिए जिसका स्टिफनेस कांस्टेंट क्या हो, ऐसा आपका पीएमसी बनाना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, स्ट्रांग हो, इससे क्या है कि मैग्नेटिक सीलिंग की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, ईडी करंट भी आपका क्या होता है, इफेक्टिव होता है। फिर क्या है उसमें बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो, बड़ा इंस्ट्रूमेंट तो होगा तो क्या होगा उसमें आपके कॉइल क्या है कि जो रेक्टेंगुलर कॉइल बना है, आकार कॉइल बना, उसका एरिया ज्यादा होगा, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो आपके सेंसिटिविटी किस बातों पर निर्भर करती है, ये बात हमने यहाँ देख लिया, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, इससे दिमाग में रखना इस बात को। हाँ, फिर से बोल रहा हूँ, पीएमसी इज हाईली सेंसिटिव, ये आपका पीएमसी के फायदे की अगर बात करें तो पीएमसी बहुत ही ज्यादा हाईली सेंसिटिव होता है। स्केल कैसा होता है, यूनिफॉर्म, एसी मेजर नहीं कर सकते, डीसी मेजर करते हैं, ठीक है ना, और वन ऑफ द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट, तभी तो यहाँ से स्टडी भी हम करते हैं भाई, पीएमसी को जिसने समझ लिया ठीक से, उसको आगे के इंस्ट्रूमेंट समझने में मजा आता है, पढ़ने में मजा आता है। ओके बेटा, अब देखिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं आपके एसएससी जेईई के जो पूछे गए हैं, 2013 में पूछा गया है। इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, देखिए हमने पीएमसी की बात करूं, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोडायनामिक टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, सभी के आपके इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, मैंने बताया था ना आपको, इंडिकेटिंग और रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो लिखा गया इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट द स्प्रिंग्स आर मेनली यूज्ड, एक कंट्रोलिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। क्या होता है कंट्रोलिंग पर्पज, कंडक्ट द करंट टू द कॉइल, नहीं ये थोड़ी होता है, होल्ड 5 वोल्ट इन द पोजीशन, नहीं, कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट, पॉइंटर जो इधर मूव कर रहा है ना, इधर मूव कर रहा है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको खींचने के लिए, तभी तो जाके कहीं ना कहीं रुकेगा, नहीं तो पॉइंटर मूव नहीं कर जाता फाइनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंट्रोल द पॉइंटर मूवमेंट, ऑप्शन सी इज ट्रू, 2013 का क्वेश्चन पूछा गया है पीएमसी का, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। तो देखिए 2018 का क्वेश्चन है ये, क्या क्वेश्चन, पीएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट हैव यूनिफॉर्मली डिवाइडेड स्केल, यस ये तो होता ही है, हमने कई बार इसकी चर्चा की। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सुटेबल फॉर बोथ एसी एंड डीसी मेजरमेंट, अब आप तो समझ गए होंगे सही है कि गलत, एकदम कई बार हमने बोल दिया कि भाई एसी मेजर कर ही नहीं सकते, इसे डीसी मेजर करते हैं, तो ये गलत नहीं हो गया क्या, और हमें सेलेक्ट क्या करना है कि जो गलत है, ठीक है ना, विच इज नॉट ट्रू, तो बी सही नहीं हो गया, बी सही हो गया। एस्ट्रोमैग्नेटिक एरर्स आर स्मॉल, यस, शील्डिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती ना, ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है, कोई शील्डिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, आवारा एस्ट्रोमिस आवारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करती, ठीक है ना, वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है कि एस्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं, उनके सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता तो एस्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करते, उसको विचलित कर देते, ऑपरेशन प्रभावित होता, कोई यहाँ पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और एक और बात यहाँ पर जो लिख दी गई है कि द कॉस्ट ऑफ पीएमसी, जो बहुत टेक्निकल बात नहीं है, ठीक है ना, द कॉस्ट ऑफ पीएमसी इंस्ट्रूमेंट इज हाई। अब देखिए यहाँ पर ये थोड़ी कंफ्यूज करता है ऑप्शन, लेकिन एक ऑप्शन हमें स्पष्ट रूप से दिख गया कि इसी यूज नहीं करते हैं, तो यही गलत हुआ ना, और इस ऑब्जेक्टिव का आंसर तो यही हुआ ना, क्योंकि हमें गलत चुनना है। अब ए आपका बी
आपका जो है ना ये सही है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हमारे एसएससी जेई 2013-2018 में पूछे गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने किए, इससे आप ये मत समझ लेना कि भाई पीएमसी से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ये तो क्या है, पीएमसी की बहुत बेसिक बातें हमने की। हमने यहाँ पर क्या है कि पीएमसी के कंस्ट्रक्शन और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ऑपरेटिंग टॉर्क बोलिए, या फिर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, या फिर रिस्टोरिंग टॉर्क बोलिए, या फिर डैम्पिंग टॉर्क बोलिए, सेंसिटिविटी, इसको थोड़ा जितना हो सके समझने का प्रयास किया। आप भी, आई होप आपने बहुत अच्छा से ध्यान से सुना इसको। ठीक है, अब देखिए इसमें से तो कम क्वेश्चन हमें दिख रहा है, लेकिन क्या है कि इसके बाद पीएमसी को हम एज ए एमीटर कैसे यूज करते हैं, पीएमसी को एज ए वोल्ट मीटर कैसे यूज करते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। और आपसे बता रहा हूं कि पीएमसी एज ए एमीटर, पीएमसी एज ए वोल्ट मीटर पे इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी जेई लेवल के एग्जाम में। जेई क्या, इंस्ट्रूमेंट, आपका जो सब्जेक्ट है ना मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें 2-3 पोर्शन जो है ना, 2-3 टॉपिक जो है ना आपके बहुत ही मतलब कि आपसे तो पसंदीदा, जिसको बोलते हैं ना फेवरेट टॉपिक होते हैं आपके किसी भी एग्जाम में। जैसे पीएमसी इंस्ट्रूमेंट आपका क्या है कि 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाटमीटर मेथड, सीआरओ, ठीक है, ब्रिजेस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन इससे कम पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, पीएमसी एज अ एमीटर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे गए हैं, और पीएमसी एज अ वोल्ट मीटर, इसकी चर्चा करने वाले हैं इसके आगे के क्लास में। ठीक है ना, इसके आगे के लेक्चर में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके बेटा, ठीक है, टेक केयर, बाय।